हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 8। जो हमारा चैप्टर 8 है साइंस का, वो क्या है? कोशिका और उनकी संरचना और उनके कार्य। तो आज हम जानेंगे कोशिकाएं होती क्या है और उनकी संरचनाएं कैसी होती है और उनके क्या कार्य होते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव होती है या निर्जीव होती है। ऐसी सजीव जिनमें जान होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और निर्जीव ऐसी जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि मेज, कुर्सी वगैरह। और सजीव यानी जंतु, इंसान, और ये सभी क्या है? सजीव वस्तुएं हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य कर सकते हैं, जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस के सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक ने प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिकाओं के विषय में बहुत कम जानकारी की थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्य के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका। अब हम जानेंगे कोशिका क्या। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों के लिए कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यद्यपि भवन निर्माण एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन उनकी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट के अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। जो हमारी संरचना होती है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं की, वो कैसी होती है? जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। यह एक एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं हमको? ईंटों की दीवार, और ये हमारी प्याज की झिल्ली है। ईंट की दीवार प्लस प्याज की झिल्ली। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। सजीवों में कोशिकाएं की संख्या, आकृति एवं साइज विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव व आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्न होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन हम करें। हम देखते हैं कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष एवं हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खराब कोशिकाएं पाई जाती है, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती है। कोशिकाओं को विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक कहलाते हैं। छोटे जीव में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। उनके क्रियाकलाप को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। उनकी जानकारी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चित्र 8.3 ए और बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिकाओं के बने हैं। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिक, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमारा
अमीबा और ये क्या है, पैरामीशियम। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव वह सभी आवश्यकताएं क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। जैसे जो क्रियाएं होती है जो बहुकोशिक करते हैं वही कौन करता है, एक कोशिक भी करता है। एक कोशिक जीव जिसे अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उत्तकों को अंगों का निर्माण करते हैं। जो उत्तक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, और जो हमारी कोशिकाएं वो क्या करती है, उत्तक का निर्माण करती है। तो ये साइकिल ऐसे चलता जाता है। क्रियाकलाप 8.1 अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। कोशिका की आकृति। अब हम जानेंगे कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। चित्र में हम देख सकते हैं, चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई प्रवर्धन उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाप कहते हैं, जैसे कि आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ABC मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोशिकाएं सामान्यतः गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके द्वारा दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तरकु रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं संखान्वित होती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी कैसी रक्त कोशिकाएं दिखाई दे रही है हमको, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तरकु रूपी पेशी कोशिका है, और ये हमारी तंत्रिका कोशिका। ये गोलाकार होती है और ये कैसी होती है, पेशी, ये तरकु रूपी होती है, और ये हमारी लंबी शाखान्वित होती है। तो हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं की आकृति को प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता से प्रदान करती है। जीवाणु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम देखते हैं कोशिका की साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा सा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm इंटू 130 mm होता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 8.2 मुर्गी का अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं, एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफेद भाग एल्ब्यूमिन है और जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया है। पीला भाग योक है, यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं।
किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहों की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। कोशिका संरचनाएं एवं प्रकार्य। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। कक्षा 7वीं में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। पहेली को समझ में आ गया है कि अंग उत्तक के बने होते और उत्तक कोशिकाओं से बने होते। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के भाग: कोशिका झिल्ली कोशिका के मूल घटक। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिकाएं एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका के आवागमन का नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3 एक कोशिका के मूल संगठनों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद को डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप अंदर वायु के बुलबुले ना हो। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एक कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है। हम यहाँ पर बता सकते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिका, ये क्या है, यहाँ पर केंद्रक दिखाई दे रहा है और ये क्या दिखाई दे रहा है, हमको कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भारी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाला या अतिरिक्त संरचना पौधा की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्या करता है, पौधों की जो अंदर वाला आवरण होता है कोशिका झिल्ली, उसको क्या करता है, उसको संरचना को वो करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का परीक्षण ट्राडेस्किया, इलोडिया अथवा रोइयों की पत्ती भी झिल्ली में भी किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार आपने प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहेली ने बूझों से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिकाओं का परीक्षण कर सकता है। क्रियाकलाप 8.4 एक स्वच्छ दांत खोदनी टूथपिक अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो लीजिए। इनकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए, स्क्रैप कीजिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखिए, पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर आप इस पर कवर स्लिप लगाइए। आयोडीन के विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंदें डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देगी। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिकाओं में विभिन्न भित्ति अनुपस्थित होती है।
कोशिकाएं भित्ति क्या नहीं होती है, जंतुओं में कोशिकाएं भित्ति अनुपस्थित होती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य की गाल कापोल कोशिकाएं, ये क्या हमारी केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, कोशिका द्रव्य, और ये कोशिका झिल्ली हमको दिखाई दे रही। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा केंद्रक है। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काई, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। केंद्रक सजीव कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः गोलाकार होता है तथा इसकी कोशिकाएं के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी स्वतंत्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी को देखने के पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियर ओलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक के तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जीन क्या होता है। जीन सजीवों में आनुवांशिक की इकाई है। जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिता की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हो। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिकाएं क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिकाओं के समग्र संगठक को जीव द्रव्य या प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसके कोशिका द्रव्य केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिकाओं को जीवित पदार्थ कहलाता है। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। जीवाणु कोशिकाओं का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं, जिसे कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाएं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं में ध्यान दिया। इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जिसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में दिखाई देती है। गाल कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती है। ट्राडेस्किया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वे पत्ती की कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है। इन्हें प्लेस्टिस कहते हैं। यह विभिन्न रंगों की होती है। उनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लेस्टिस को क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों का हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 और 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिकाएं एवं जंतु कोशिकाओं की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र हमारा जो 8.7 AB का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। आइए पादप एवं जंतु कोशिकाओं की समानता और अंतर सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। आप वो लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमको चित्र दिखाई दे रहा है पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं का। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या कोशिका भित्ति दिखाई दे रही। फिर इसके अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली। जैसा कि हम और यहाँ पर क्या दिखाई देता है, हरित लवक या प्लेस्टिड कहलाता है। अब हम यहाँ हमारी क्या होती है, डायरेक्ट जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली।
इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। और देखो यहाँ पर रिक्तिका कैसी दिखाई दे रही है हमको, रिक्तिकाओं बहुत ज़्यादा बड़ी और यहाँ पर क्या होती है, छोटी छोटी रिक्तिका होती है। यहाँ पर ही हमको केंद्रक दिखाई दे रहा है और ये वाला हमारा केंद्रक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोशिका द्रव और ये कोशिका द्रव, तो इनमें काफ़ी भिन्नताएं होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। कोशिका का भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली उपस्थित उपस्थित, कोशिका भित्ति उपस्थित उपस्थित, केंद्रक, अब केंद्रक के बारे में बता सकते हैं तो उपस्थित है, कोशिका झिल्ली भी उपस्थित। ऐसे हम और भी कोशिका द्रव्य प्लेस्टिसिस तो यहाँ पर उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, रिक्तिकाएं उपस्थित होती है और उपस्थित होती है। जैसे कि हमारी कोशिका भित्ति यहाँ पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे कि कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, यूकेरियोट जीन, बहुकोशिक केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रक अंग, कोशिकांग, प्लाज्मा झिल्ली, प्लेस्टिज और यहाँ पर प्रोकैरियोट, पादाप, उत्तक, एक कोशिका और रिक्तिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। इन सभी शब्दों के अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमने यहाँ पर क्या सीखा। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या विविध होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है, जिन्हें नंगन आंखों से देखा जा सकता है, जैसे कि हम मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के, अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिका वाले जीव को एकल कोशिकी ही वे सभी मूलभूत प्रकार करती है। जो बहुकोशिक होते हैं जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित कर सकते हैं। जो कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, एकल कोशिकाओं में तो एकल कोशिका ही करती है, लेकिन जो बहुकोशिक होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो सारी कोशिकाएं होती है वो समूह मिलकर उस कार्य को संपादित करती है। कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, एवं केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लेस्टिज कहते हैं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। हरे प्लेस्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको हमारा चैप्टर आज का अच्छा लगा है तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।